चलो दोस्तों, ये जो वीडियो आज आपके सामने, ये इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के देश में जो एक कहानी है, शॉर्ट स्टोरी, उसको लेकर है। ये एक कन्नड़ लोक कथा से ली हुई कहानी है और इसे A.K. रामानुजन ने लिखा है। इस कहानी का एक मैसेज यही है कि फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, कि जहां पर मूर्ख लोग होते हैं वहां पर जो देवता हैं वो भी जाने से डरते हैं। इसका एक जो है सीधा साधा मैसेज यही है। इस कहानी में एक जो एक देश है, ये मूर्खों का देश है। यहाँ का जो राजा है वो भी मूर्ख है, वहाँ का जो मंत्री है वो भी मूर्ख है। और इन्होंने क्या किया है कि सब काम उल्टे कर दिए हैं। जब दिन होना चाहिए और उसके काम होने चाहिए तो उन्होंने दिन के कामों को रात में करने की मंजूरी दी है कि दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। जो रात को आपको करना चाहिए उसे दिन में आपको नहीं करना है, और जो दिन में आप करते हो उसे आपको रात में करना है। तो इससे ये होता है कि जैसे दफ्तर जाना, खेतों में जाना, जो अपने दैनिक काम होते हैं, दिन के डेली रूटीन जो होती है, वो सारे लोग बंद करके दिन भर सोते रहते हैं या घरों के अंदर रहते हैं, और रात को फिर वो निकलते हैं और खेतों को जोतते हैं और अपने काम धंधे पे जाते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो राजा का हुक्म ये है कि आपको मौत की सजा दे दी जाएगी। तो इसलिए कोई भी डिसओबे नहीं करता, मतलब पालन करता है चीजों को। और जिस तरीके से देश चल रहा होता है, इसे देख के जो राजा और उसका मंत्री जो होता है वो बहुत डिलाइटेड होते हैं, मतलब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये दोनों मूर्ख हैं। और इसलिए जब देखते हैं कि इनकी मूर्खता का पालन हो रहा है तो ये बहुत खुश रहते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि एक गुरु और उसका डिसाइपल जो चेला होता है इस शहर में आते हैं। सुंदर शहर होता है और इन्हें ये देख के बहुत हैरानी होती है कि दिन के समय में भी आसपास कोई नहीं है। एक जो चूहा भी है, स्टरिंग, चल फिर नहीं रहा कहीं, बहुत ही शांति है। तो इन्हें हैरानी तो होती है, अमेज्ड होते हैं ये दोनों, लेकिन फिर भी वॉन्डर्ड अराउंड। वो क्या करते हैं, इस शहर के चारों तरफ, मतलब जहां जहां जा सकते थे वहां जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं कि हो क्या रहा है। और ये ऐसा कर रहे होते हैं कि यकायक शाम या रात होने लगती है और सारे के सारे लोग जाग जाते हैं या अपने काम धंधे पर चल पड़ते हैं, जैसे कि नाइटली बिजनेस, मतलब जो रात के काम इन्हें करने होते हैं वो करने लगते हैं ये। अब ये दोनों भूखे होते हैं, अब दुकानें भी खुल गई होती हैं क्योंकि रात का टाइम होता है। तो ये कुछ ग्रोसरीज, जो किराने की दुकान होती है, परचून का जो सामान होता है, ये लेने जाते हैं। और इन्हें ये देखकर बहुत ही एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य होता है कि हर चीज का एक ही दाम है, मतलब एक ही डुड्डू। डुड्डू जो है एक बहुत ही छोटा सा पैसा है, मान लीजिए 1 पैसा है, तो 1 पैसे में ही इनको हर सामान मिलता है। अगर लड्डू है तो वो भी 1 पैसे का है, और एक आलू है तो वो भी 1 पैसे का है। अगर कोई बड़ी चीज़ है तो वो भी 1 पैसे की है, और अगर कोई छोटी चीज़ है तो वो भी 1 पैसे की है। तो भले ही ये मेजर ऑफ राइस, अगर थोड़ा चावल खरीदते हैं या बनाना जो है, केले ले लेते हैं, उन सब के दाम बराबर है। चावल भी उसी भाव से बिक रहा है और केला भी उसी भाव से बिक रहा है। तो ये देख के गुरु और चेला जो है पहले तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब उन्होंने जिंदगी में कभी देखा नहीं था। और इतना सस्ता होता है ये कि 1 रुपए में इन्हें जो जो चीज चाहिए वो सारी ये खरीद सकते हैं। तो बहुत ही सस्ती जगह इन्हें लगती है। लेकिन जब ये खाना खा लेते हैं तब गुरु को एहसास होता है कि भाई यहाँ पे कोई बात गलत है, क्योंकि ये मूर्खों का देश है और इसलिए बेहतर होगा कि ये लोग वहां से चले जाएं। और गुरु कहता है अपने चेले से, देख भाई, जहाँ पे ऐसे लोग रहते हो वहां पे ज्यादा ठहरना ठीक नहीं है, क्योंकि इनका पता नहीं क्या कर दें तुम्हारे साथ। लेकिन जो चेला होता है वो अपनी गुरु की बात सुनता नहीं है। जो उसका विजडम होता है गुरु का, जो ज्ञानी होता है गुरु, उस बात को चेला नहीं मानता और वो चाहता है कि वो वहीं रहे। और गुरु मनाने की कोशिश करता है चेले को, देख भाई यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ से चलते हैं। लेकिन चेला नहीं मानता। तो गुरु कहता है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, तू बैठ, तुझे जो जो करना है कर, लेकिन मैं चला। तो गुरु चला जाता है और चेला जो है उसी शहर में रह जाता है, क्योंकि हर चीज़ बहुत सस्ती है। तो वो रात दिन फिर खाने पीने लगता है, घी, चावल, गेहूँ, और खा खा के वो इतना मोटा हो जाता है जैसे कि एक स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, जैसे कि एक सांड होता है जिसे खुला छोड़ दिया होता है धार्मिक कारणों के कारण, उसी तरह से ये मोटा हो जाता है। अब
एक दिन क्या होता है, दिन के समय में एक जो चोर होता है, एक अमीर मर्चेंट जो व्यापारी होता है, उसके घर में चोरी के लिए जाता है और बहुत चुपचाप से स्नीक्ड इन वो अंदर चला जाता है। और जब वो सामान लेके चोरी का बाहर आ रहा होता है तो बिजनेसमैन की जो दीवार होती है घर की, वो टूट पड़ती है, उसके ऊपर गिरती है और चोर की वहीं मौत हो जाती है। अब ये जब बात होती है तो चोर का जो बड़ा भाई होता है वो राजा के पास फरियाद लेके जाता है, कहता है देखो महाराज, मेरा जो भाई था परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जो उसका पेशा था उसका पालन कर रहा था, परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, एक दीवार उसके ऊपर गिरी और वो मर गया। और ये जो व्यापारी है इसने मारा इसे, क्योंकि इसने एक अच्छी दीवार बनाई होती तो शायद ना वो गिरती ना मेरा भाई दब के उसमें मरता। और इसलिए ये जो रॉन्ग डूअर, मतलब जो गलती करने वाला इंसान है, उसको सजा मिलनी चाहिए और कंपेंसेट, और इसका मुआवजा उसकी मौत का मुझे मिलना चाहिए। तो राजा कहता है जरूर न्याय होगा तुम्हारे साथ, चिंता की बात नहीं है। और समन्ड, वो बुलाता है उस घर का जो मालिक होता है, जो मर्चेंट होता है। अब जब व्यापारी आता है तो राजा कहता है, नाम वगैरह सारा पूछता है, व्यापारी अपना नाम बताता है और राजा कहता है कि तू घर पे था जिस समय दीवार गिरी और ये जो चोर मर गया? तो वो कहता है हाँ मैं घर पे था, झांपना। तो राजा ये सुन के कहता है द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, ये जिस पे आरोप लगा है, जो मर्चेंट है, प्लीड्स, वो अपना गिल्टी, दोष मान रहा है। ये कह रहा है कि इसी के कारण ये सारा हुआ है और तूने इस आदमी के भाई को मारा है, इसलिए तुझे सजा मिलेगी। लेकिन वो जो मर्चेंट होता है वो कहता है सर मैंने कैसे मारा इसे, मैंने तो वो दीवार नहीं बनाई, ये तो उस आदमी की गलती है जिसने वो दीवार बनाई थी, क्योंकि अगर उसने वो दीवार ठीक से बना ली होती तो ना ये ढहती ना इसके नीचे वो चोर आता। तो राजा ये सुन के कहता है अच्छा कौन है वो? तो इसके बाद जो है ब्रिकलेयर, जो वो मिस्त्री होता है दीवार बनाने वाला, उसे बुलाया जाता है। दोनों हाथ पांव उसके बंधे होते हैं, टाइड हैंड एंड फुट। और राजा कहता है तूने बनाई थी इस आदमी की दीवार? वो कहता है हाँ सर मैंने बनाई थी। तो कहता है किस तरह की तूने दीवार बनाई? देख तूने कच्ची दीवार बनाई और दीवार ढहने से उस चोर की मौत हो गई, इसलिए तुझे अब सजा मिलेगी। अब जो राजा एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देने वाला होता है, एग्जीक्यूशन मतलब उसे मारने का ऑर्डर देने वाला होता है, तो मिस्त्री कहता है सर पहले आप मेरी बात भी सुन लें, मैं दीवार बना रहा था लेकिन मेरा जो ध्यान था ना वो बटा हुआ था, क्योंकि एक नर्तकी या नाचने वाली डांसिंग गर्ल वो सारे दिन गली के चक्कर काट रही थी, कभी आती थी कभी जाती थी, और उसके जो एंकलेट्स हैं, मतलब जो पायल है, वो जिंगलिंग आवाज़ें कर रही थी और इसलिए मेरा ध्यान बट रहा था और मैं ठीक से दीवार बना नहीं पाया। तो राजा कहता है चलो अब उस नर्तकी को लेके आओ, डांसिंग गर्ल को। तो वो जो है उसे ले आते हैं। अब तो वो बेचारी बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है और किसी तरह वो ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए राजा के दरबार में आती है। तो फिर वहाँ पे यही बात होती है कि देख तूने जो है इस ब्रिकलेयर मिस्त्री का ध्यान बटाया, क्योंकि तू सारे दिन उस गली से आ जा रही थी और ये जो है दीवार बना रहा था, दीवार इसलिए ये ठीक से नहीं बना पाया, दीवार कच्ची थी, वो कच्ची दीवार चोर पे गिरी और चोर मर गया, इसलिए तू जो है दोषी है और तूने एक इनोसेंट निर्दोष आदमी की तेरे कारण मौत हुई है। अब जो ये डांसिंग गर्ल है ये भी थोड़ी देर के लिए सोचती है और कहती है सर देखिए ये हुआ है कि मैं सारे दिन उस दिन जो आ जा रही थी उसका एक कारण है, क्योंकि मैंने जो है कुछ गहने बनाने के लिए गोल्ड स्मिथ सुनार को दिए थे, लेकिन ये जो कमीना स्काउंडल सुनार था ये मुझे जेवर दे नहीं रहा था, हमेशा बहाने बना रहा था, अब मिलेंगे, थोड़ी देर बाद मिलेंगे, अब आओ तब आओ, तो इसीलिए मैं चक्कर काट रही थी, उस दिन आ जा रही थी, इसलिए इस मिस्त्री ने मुझे देखा और ये मेरी गलती नहीं है, ये जो है सुनार की गलती है। अब राजा कहता है ये बात भी ठीक है और फिर वो ऑर्डर देता है कि जाओ और उस सुनार को पकड़ के लेकर आओ जहां पर भी हो। तो जो राजा के बेलिफ्स, जो इसके काम करने वाले होते हैं, तो बेलिफ जो है गोल्ड स्मिथ को ढूंढने जाते हैं, वो अपनी दुकान पे ही होता है, उसे पकड़ लाते हैं और वो कहता है कि देखिए सर मैं तो एक गरीब सुनार हूँ, मैंने इस डांसिंग गर्ल को, ये जरूर है कि इसे बहुत बार बुलाया उस दिन, लेकिन इसका कारण ये था कि इसके ऑर्डर से पहले मुझे उस अमीर आदमी के गहने बनाने थे जिसने इसको बनाने का ऑर्डर दिया था। इनके घर शादी हो रही थी और इन्होंने मुझ पे दबाव डाला हुआ था कि ये जेवर जो है जैसे भी बनानी है, और आपको पता ही है कि कितने इम्पेशेंट, सब्र करने वाले लोगों में से नहीं होते। तो अब यहाँ पे आके
गोल्ड स्मिथ ने भी ये बात व्यापारी के ऊपर डाल दी कि व्यापारी के कारण ही मुझे देर हुई जेवर बनाने के लिए। और इसलिए जो नर्तकी आ जा रही थी दिन भर, उसे देख के ब्रिकलेयर जो है, मिस्त्री ने दीवार ठीक से नहीं बनाई, मिस्त्री ने दीवार ठीक से बनाई तो चोर जो है उस दीवार के नीचे आ गया और मर गया। तो राजा कहता है ये कौन सा बिजनेसमैन था, मर्चेंट था, जिसने कि तुझे इस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी या फिर जो जेवर है उसको बनाने से रोक रखा था, जिसके कारण जो है ये सारा कांड हुआ है, डिस्ट्रैक्टेड, और ब्रिकलेयर जो है अपना ध्यान नहीं लगा पाया। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट। तो सुनार फिर उस व्यापारी का नाम बता देता है, और ये जो होता है ये उसी व्यापारी का बाप होता है जिसके घर की दीवार टूटने से चोर की मौत हुई होती है। अब जो सारी चीज है एक गोल चक्कर में आ गई है। तो राजा फिर क्या कहता है कि जाओ उस व्यापारी को अभी के अभी पकड़ के लेके आओ। तो जब ये व्यापारी आता है तो कहता है सर ये मेरी गलती है ही नहीं, क्योंकि ये जो गहनों का ऑर्डर दिया था ये मैंने नहीं, मेरे बाप ने दिया था, और वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं, तो इसलिए मैं जो हूँ निर्दोष हूँ। अब राजा जब ये बात सुनता है तो वो अपने मिनिस्टर से सलाह मशवरा करता है, पर क्योंकि जैसा राजा बेवकूफ़ है वैसा ही उसका मंत्री भी बेवकूफ़ है, और वो फिर मर्चेंट से कहता है कि देखने में तो ये बात साफ है कि तेरा बाप जो है उसी ने ये खून किया है, लेकिन वो तो जा चुका है, लेकिन उसकी जगह किसी को तो सजा मिलनी चाहिए, और तूने इनहेरिटेड किया है, मतलब तुझे विरासत में सारा सामान उससे मिला है, तो तेरे बाप ने जो गुनाह किया है वो भी तुझे विरासत में मिलना चाहिए। और मुझे पता था कि तू ही गुनहगार है जब मैंने सेट आइज तुझे पहली बार देखा था, और तू ही इस सारे फसाद की जड़ है, तुझे अब मरना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल है ये भी इस बात को दिखाता है कि देखिए पहले क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है उसका घर होता है, वहाँ पे चोर जाता है, और चोर जाने के बाद चोर की वहाँ दीवार ढहने से मौत हो जाती है। उसके बाद मर्चेंट से कहा जाता है कि तेरा दोष है ये। मर्चेंट जो है ये बात जो मिस्त्री होता है ब्रिकलेयर उसके ऊपर डाल देता है। ब्रिकलेयर कहता है मेरी गलती नहीं है, डांसर की गलती है, वो उस पर डाल देता है। डांसर कहती है नहीं मेरी गलती नहीं है, तो सुनार की गलती है, वो उस पर डाल देती है। और सुनार कहता मेरी गलती नहीं है, ये तो जो अमीर मर्चेंट था उसने मेरे पे दबाव डाला हुआ था गहने जल्दी जल्दी बनाने के लिए, और ये जो अमीर मर्चेंट होता है ये उस मर्चेंट का बाप होता है जिसके घर की दीवार गिरने से चोर की मौत हुई होती है। तो इस तरह देखिए फुल सर्कल हो जाता है, और इसके बाद अब डिसाइड हो जाता है कि जो मर्चेंट है यही खूनी है। तो उसके लिए स्टेक एक जो है भाला जैसा वो तैयार करते हैं पोल, और इसे तराशा जाता है, नुकीला बनाया जाता है, और उसके बाद में जो है इसको घोप के उस मर्चेंट को मारने की प्लानिंग होती है। लेकिन ये जो मर्चेंट होता है ये बहुत ही दुबला पतला होता है, और किसी तरह ये बात ठीक नहीं बैठती कि वो भाला उसे लगे, मतलब वो भाले के लिए या उस स्टेक के लिए वो बहुत पतला होता है, तो अब उसे मारा नहीं जा सकता। तो ये बात जो है फिर राजा के पास पहुंचती है। तो राजा कहता है आप क्या करें। तो ये लोग प्लान करते हैं कि चलो एक ऐसे आदमी को ढूंढा जाए जो कि मोटा हो और ये भाला जो है या जो स्टेक है उसको घोपी जा सके, क्योंकि किसी एक को तो सजा देनी है। अब मर्चेंट को नहीं दे सकते क्योंकि वो दुबला पतला है, इस भाले से वो मरेगा नहीं। तो ढूंढते ढूंढते ये जो चेला है जो खा पी के बहुत मोटा हो गया होता है ये मिल जाता है। तो चेला जो है वो कहता है मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैं तो सन्यासी हूँ। वो चिल्लाता है, फरियाद करता है, लेकिन जो रॉयल डिक्री जो शाही आदेश होता है उसके तहत इसे पकड़ के ले जाया जाता है मौत की सजा को अंजाम देने के लिए। और तब जाके जो है चेले को समझ आती है कि मेरे गुरु ने ऐसा क्यों कहा था कि ये जो है मूर्खों का देश है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करता है फिर वो मन ही मन याद करता है गुरु को, और गुरु जो होता है उसकी बात सुन लेता है, चाहे वो भले ही दूर बैठा हो, क्योंकि उसके पास विजन होता है। गुरु के पास मतलब एक दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि। और तो वो अपने चेले को बचाने के लिए वहां आ जाता है, और वो देखता है कि कैसे चेले ने अपने आप को स्क्रैप ऐसी मुसीबत में फंसा लिया था क्योंकि वो खाने का भूखा था। तो पहले तो आके वो स्कोल्डेड अपने चेले को बहुत फटकार लगाता है, और फिर उसके कान में कुछ कहता है विस्पर। उसके बाद वो राजा के पास जाता है और कहता है ओ ज्ञानी राजाओं के राजा, एक बात का जवाब दो, गुरु बड़ा या चेला। तो राजा कहता है सीधी सी बात है, गुरु बड़ा होता है। तो गुरु कहता है ऐसी बात है तो पहले मुझे मरने दो और उसके बाद मेरे चेले को तुम मार देना। तो चेला भी अब तक सारी बात समझ गया होता है, तो वो क्लैमर
वो भी चिल्लाने लगता है, नहीं मुझे पहले मारो, क्योंकि ये लोग मुझे पकड़ के यहाँ पहले लाए थे, इसलिए पहले मुझे मारो। तो ये दोनों जो है वहाँ पे एक नाटक करने लगते हैं, और ये जो नाटक होता है राजा को बहुत पजल करता है, उसे आश्चर्य में डाल देता है। तो गुरु से कहता है, भाई ऐसी कौन सी बात है कि तुम दोनों मरने के लिए इतने उतावले हो रहे हो। तो यहाँ पे जो है गुरु फिर कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम पहले हमें मार ही दो। तो ये नाटक थोड़ा जारी रहता है, और फिर आखिर में आके गुरु कहता रहा ऐसे, अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन सॉलम वर्ड आपका, मतलब जो वचन है आपका, मुझे देना होगा कि अगर मैं बता दूंगा कि मैं पहले क्यों मरना चाहता हूँ और मेरा चेला मेरे बाद क्यों मरना चाहता है, तो इसका एक कारण है। और उसके बाद वो थोड़ा नौकरों से दूर ले जाता है जहाँ पे वो सुन ना सके, ईयर शॉट, और बुदबुदा के राज कहता है कि देखो इस स्टेक पे, इस भाले से जो भी मरेगा, क्योंकि अभी तक इस भाले से किसी की मौत नहीं हुई है, तो इस पे पहले जो मरेगा वो अगले जन्म में इस देश का राजा होगा, और जो दूसरा जो इस भाले से मरेगा वो इस देश का मंत्री होगा। और फिर वो कहता है कि हम लोग जो अपनी एस्थेटिक, ये जो सन्यासी लाइफ है हमारी, इससे हम लोग बोर हो चुके हैं, तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ी मौज मस्ती करें, इसलिए हम ऐसा करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। और जैसा कि तुमने वादा किया था, कीप योर वर्ड, अब तुम हमें मरने दो, पहले मैं। अब राजा ये सुनता है तो वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, जो एग्जीक्यूशन, जो मौत की सज़ा होती है, उसे पोस्टपोन, वो थोड़ी देर के लिए रोक देता है। और फिर वो अपने मंत्री से जाके कहता है, देख भाई ये तो गलत बात है ना कि हम लोग राजा हैं, हम लोग मंत्री हैं, और ये जो हैं अगले जन्म में इस देश के राजा और मंत्री होंगे, तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम ही इनसे पहले मर जाएं और इस देश के फिर से राजा और मंत्री हों। तो फिर वो शाम को क्या करते हैं, चुपचाप जाके जो एग्जीक्यूशनर, जो जल्लाद होते हैं, उससे कहते हैं, देख हम लोग 2 आदमी भेजेंगे तुम्हारे पास, और तुम्हें क्या करना है, जैसी वो आए उन्हें मौत के घाट उतार दो, और ये हमारा आदेश है राजा का। इसमें मतलब कोई कोताही बरती तुम लोगों ने तो ठीक नहीं होगा। उसके बाद वो जो है भेष बदल के अपना राजा और जो मंत्री होते हैं वो वहाँ चले जाते हैं। एग्जीक्यूशनर जो होते हैं, जल्लाद, उन्हें पहचानते नहीं और दोनों को मार देते हैं। अब उसके बाद जब राजा और उसके मंत्री की जो बॉडीज होती हैं कौवे और गिद्धों को खिलाने के लिए जब फेंक दी जाती है, तो जो जनता होती है वो पैनिक्ड, उन्हें बहुत ही डर हो जाता है कि अब क्या होगा हमारा, क्योंकि उनके राजा और उनके मंत्री की जो है बॉडी वहाँ पड़ी होती है। तो कुछ देर के लिए तो सिटी में जो है थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। उसके बाद सारी रात वो अफसोस करते हैं, मौन, और एक दूसरे से बात करते हैं कि अब इस देश का क्या होगा। और उसके बाद यकायक लोगों को ख्याल आता है कि ये गुरु और जो चेला हैं ये तो बहुत ही समझदार लोग हैं, इनसे क्यों ना फरियाद की जाए कि ये हमारे राजा और मंत्री हो जाएं। तो वो बहुत ही जो है मिन्नतें करते हैं, बेग्ड। और उसके बाद बहुत मिन्नतों के बाद गुरु जो है जैसे तैसे राजी होता है उनका राजा बनने के लिए, लेकिन जो चेला होता है वो फटाक से राजी हो जाता है। परसुएड द डिसाइपल, दैट मीन्स उसे मनाने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगती। और उसके बाद जो है ये गुरु और जो चेला होते हैं उस देश के राजा और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और वो जो सारी जो चीज़ें होती हैं उल्टी, उन्हें वो सीधी कर देते हैं। और उस दिन के बाद जब रात होती है तो रात जैसी ही होती है, और जो दिन होता है वो दिन की तरह ही होता है। कहने का मतलब रात को लोग सोना शुरू करते हैं और दिन में काम करना शुरू करते हैं। और एक डुड्डू, जो एक छोटा सा पैसा होता है, उसके लिए कोई भी सामान नहीं मिलता, और ये जो देश है ये हर किसी दूसरे देश की तरह ही बन जाता है, मतलब सामान्य हो जाता है। तो होपफुली आपको इस स्टोरी को समझने में आसानी हुई हो, जो मैसेज ये देना चाहती है ये भी आपने समझा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।